में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बोलबम ट्रांसपोर्ट एजेंसी में छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप, आपको बता दें कि ऑनरेक्स बरामद किया है, जिसकी कुल संख्या 20 पेटी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सूचना के आधार पर एजेंसी में रेड डाली। ये सिरप आमतौर पर दवा के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नशे के लिए भी किया जाता है, जिसके कारण ये नियंत्रित श्रेणी में आता है। जांच में यह भी पता चला है कि पूरी खेप रांची से भेजी गई थी। हालांकि जब पुलिस ने एजेंसी संचालक या वहां मौजूद लोगों से इस सामान से संबंधित वैध कागजात की मांग की तो वो इसे प्रस्तुत नहीं कर पाए, वहां पर वो नहीं दे पाए। कागजात के अभाव में पुलिस ने इसे संदिग्ध मानते हुए जब्त कर लिया है और कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। देखिए, जमशेदपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। जो जानकारी आ रही है, पुलिस ने बोलबम ट्रांसपोर्ट एजेंसी में छापेमारी की। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है, प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है, कितना ये कफ सिरप था, क्या कीमत थी इसकी, कब से ये यहाँ पे रखा था, क्या कुछ और जानकारी और पुलिस की तरफ से अब और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बता दूं कि जुगसलाई पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर रांची से लगभग 25 से 30 पेटी जो है वो कफ सिरप लाया गया था और इसे जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में खपाने की तैयारी थी। और इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद वो जुगसलाई में बोलबम ट्रांसपोर्ट के गोदाम में अचानक से छापेमारी करती है और वहां से बड़ी संख्या में जो है कफ सिरप बरामद किया जाता है। जब पुलिस उनसे कागजात मांगती है तो वो कागजात नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते एक व्यक्ति की हिरासत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दो जो वहां के मुख्य एजेंट थे वो भागने में सफल हो गए। हालांकि उनकी भी गिरफ्तारी की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। हालांकि जैसे ही छापेमारी हुई, सदर अस्पताल की मेडिकल टीम भी वहां पहुंची और पूरी तरह से अब जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में ये अवैध तरीके से जो कफ सिरप लाया गया है वो क्या नशा के लिए यहाँ पर वितरण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करना था। ये पूरी गहराई से जांच की जा रही है, मगर इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं पूरे बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पुलिस लगातार इस तरह के नशा के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है और एक बड़ी सफलता जुगसलाई पुलिस को मिली है। हालांकि जिस तरह बातें सामने आ रही है कि कल देर रात ये रांची से यहाँ जमशेदपुर पहुंचा था और विभिन्न क्षेत्रों में इसे सप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली है, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मगर अब देखना यह है कि इसके पीछे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी क्योंकि आशीष, ये नशे के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा था, किस क्षेत्र में ज्यादा इसकी सप्लाई थी, क्या कुछ जानकारी मिली है? जी बता दूं कि जमशेदपुर के जुगसलाई जो है वो व्यापारिक हब का माना जाता है और वहीं पे बड़े बड़े गोदाम है और इसी एक गोदाम में बोलबम ट्रांसपोर्ट गोदाम में जो है वहां पर ये बड़ी संख्या में कफ सिरप रखा गया था। मगर जब पुलिस वहां पे छापेमारी करती है तो वहां बड़ी संख्या में जो है 20 से 30 पेटी कफ सिरप बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। मगर उससे पूछताछ जब किया गया, इसके पेपर मांगे गए तो वो उसके पास ये पेपर कुछ नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ये नशा के लिए यहाँ पर लाया गया था और विभिन्न क्षेत्रों में ये सप्लाई। अब देखना ये है कि जो इसके मुख्य जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी करती है। और क्या ये व्यक्ति सिर्फ अकेला है या इसके पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा? बहुत शुक्रिया जानकारी आशीष। देखिए, हजारीबाग से आपको एक बड़ी खबर बताए, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी रेड हुई है। मां जगदंबा ट्रेडिंग प्रतिष्ठान में ये रेड की गई है। आपको बता दें कि एक्सपायरी सरसों तेल भी जब्त किया गया। 800 से ज्यादा टीन सरसों तेल जब्त किया गया है। कई ब्रांड के तेल सैंपल के लिए भेजे गए हैं। प्रतिष्ठान संचालक पर कोई भी लाइसेंस नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। उपायुक्त के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, छापेमारी अभियान चला, जिसमें ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। बड़ी सफलता भी पुलिस को हाथ लगी है। बरी थाना क्षेत्र में ये छापेमारी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से रेड हुई है और मां जगदंबा ट्रेडिंग प्रतिष्ठान में ये रेड की गई है। क्या किसी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है? क्या कुछ सबूत मिले पुलिस को? देखिए, अगर बात कर ले तो यह जो कार्रवाई है वो खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा की गई और यह जो कार्रवाई है वो बरही प्रखंड क्षेत्र में किया गया, जहां भारी मात्रा में जो है वो सरसों तेल जो है वो देखा गया और उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि उसकी जो तिथि है यानी समाप्ति तिथि है वो समाप्त हो चुकी थी। फिलहाल जो है विभाग ने पूरे दुकान को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई और जांच में जुट गई है। जी
सुशांत, क्योंकि एक्सपायरी सरसों तेल पुलिस ने जब्त किया है। 800 से ज्यादा टीन ऐसे थे जो एक्सपायर हो चुके थे और उसे बेचा जा रहा था। कैसे ये जानकारी मिली है और क्या पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है? देखिए, फिलहाल गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और उसी गुप्त सूचना के आधार पर जो उन्होंने औचक निरीक्षण करने के बाद पाया कि लगभग 800 लीटर जो 800 जो टीन है उसमें जो है वो तेल था। इसके साथ की अगर बात कर ले तो जिस दुकान में यह कार्रवाई हुई है उस दुकान में जो है किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं पाया गया है। फिलहाल जो है वो आगे जांच कर रही है और उनसे जो है कई तरह के कागजात के बारे में पूछताछ किया जा रहा है, या तेल कहां से आया था, सरसों का तेल, उसके बारे में भी दुकानदार से पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है सुशांत, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बड़ी खबर आपको राज्य से बताया, जहां बरियातू थाना क्षेत्र के हरिहर सिंह रोड इलाके में जेवर दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया है। 3 की संख्या में अपराधी जेवर दुकान में दाखिल हुए, जबकि एक आरोपी बाहर ही खड़ा रहा और फिर लूट की वारदात को अंजाम देकर के वहां से फरार हो गया। देखिए, अपराधी ने दुकान के अंदर रखे जेवर और नगद पर भी हाथ साफ कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने 1 किलो चांदी के साथ दूसरे गहनों की भी लूट कर ली है। लूट की घटना के बाद दुकानदार अब खौफ में है। न्यूज 18 की पड़ताल में इलाके में स्ट्रीट लाइट खराब होने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान में जुट गई है। ये पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए, अपराधी बाहर निगरानी कर रहा था। किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आया है वो आपको दिखा रहा है। अपराधियों ने जेवर और कैश की ये लूट की है। तो जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। करीब 1 किलो चांदी और गहने अपराधियों ने गायब किए। तो अपराधियों में लॉ एंड ऑर्डर का खौफ खत्म हो चुका है। खुलेआम इस तरीके की चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए, सीसीटीवी में अपराधियों की पुलिस जो है वो लगातार उससे तलाश में जुटी हुई है। बरियातू में जेवर दुकान में ये बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ये लगभग हरिहर सिंह रोड की घटना है। लगभग 6:40 के आसपास प्रीति ज्वेलर्स में 2-3 लड़के घुसे और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह की छिनताई हुई। अभी जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। सीसीटीवी फुटेज हम लोग अभी खंगाल रहे हैं। कुछ चीज़ें मिली हैं हम लोग को, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुछ हो पाएगा इसमें। क्या कितने की संख्या में? 3 लोग थे, 2 लोग अंदर घुसे थे, एक बाहर था। क्या लेके यहाँ से फरार हुए? ऑर्नामेंट वगैरह तो लिया है, अब देखते हैं क्या क्या हुआ। अभी तक बता नहीं पा रहा है कि कितना का कुछ गया। राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ और सरे शाम एक घटना को वारदात देते हुए अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि ये हरिहर सिंह रोड का इलाका है जहां पर प्रीति ज्वेलर्स में ये पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि यहां पर पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में जो बातें अब तक सामने आई है कि 4 आरोपी थे और उनके द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आप लोग भी यहीं पर थे, किस तरह से घटना हुई, क्या कुछ? 3 व्यक्ति अचानक घुसते हैं, हथियार के बल पे दो आदमी अंदर घुस करके सारा जितने भी ज्वेलरी था, कैश था, मोबाइल था, सारा ले गए। एक आदमी बाहर थे खड़े होकर के। इस तरह से घटना हुई, ये काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। एकदम सर, यही तो असुरक्षित है हम लोग दुकानदार। मतलब पुलिस को क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सामने जिस तरह से घटना हुई है, यही तो चीज देखना पड़ता है। प्लस हम लोग का लाइट खराब है, लाइट भी नहीं बन रहा है, अंधेरा रहता है तो कोई भी अंजाम दे सकता है। पूरी वारदात हुई, मामले में 4 आरोपी हैं। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने यहां से लिया है। फिलहाल आरोपियों की जो शिनाख्त है वो की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है वो कहीं ना कहीं लोगों को भी डरा रही है। वो भी सहमे हुए हैं। जो अगल बगल दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि वो यहाँ पर दुकानदारी करने आते हैं, अपने व्यापार चलाने आते हैं, लेकिन इस तरह से अगर अपराधी अपनी वारदात को अंजाम देते हैं तो उनमें भी एक डर है और कहीं ना कहीं वो सुरक्षा की बात तो कह रहे हैं। तो साथ में स्ट्रीट लाइट का भी हवाला दे रहे हैं कि यहाँ के जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो खराब हैं, जिस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह जिले के अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सीसीएल के अधिकारियों और सुरक्षा विभाग की टीम ने देर रात ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कबरीबाद में सुरंग के रास्ते तस्कर बाइक से कोयला ढोने की तैयारी में थे। सूचना मिलते ही सीसीएल की टीम ने छापेमारी की, जिसमें कि लगभग 12
बाइक को जब्त किया गया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर के कई तस्कर बाइक लेकर के वहां से फरार हो गए। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गिरिडीह से बताएं, जहां अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीसीएल के अधिकारियों और सुरक्षा विभाग की टीम ने देर रात ये बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिलते ही सीसीएल की टीम मौके पर पहुंची, छापेमारी की, जिसमें लगभग 12 बाइक जब्त किया गया। ये माइंस के अंदर जो है मोटरसाइकिल से आते हैं और जो कोयला फेस रहता है, जो हमारा एक्टिव कोयला फेस रहता है, वहां से डायरेक्ट जो है ये ले जाते हैं। और ये बहुत डेंजरस है क्योंकि यहाँ जो है HEMM चलता है, जो टिपर्स चलते हैं कोयला लेके, तो उसके नीचे जो है एक दुर्घटना भी घट सकती है इन लोगों की वजह से। सीसीएल जो पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं, उनके द्वारा कई रेड्स पहले भी किया गया है हम लोगों के संयुक्त प्रावधान में। इस बार भी जानकारी मिली थी कि फिर चोरों का कुछ लगातार कुछ टीम आती है, सर्टेन टाइम में कोयला उठा करके फिर से ही निकाल के चला जाता है। चाईबासा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां के चक्रधरपुर रेल मंडल में हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के सामने अचानक हाथियों का झुंड आ गया। 2 लोको पायलट की तत्परता से हादसा टल गया है और हाथियों की जान बच गई है। जानकारी के मुताबिक खड़गपुर रेल मंडल के कलाईकुंडा सरडीहा रेलखंड पर लगभग 12 से 15 हाथी अचानक ट्रक पर दिखे, जिसके बाद लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन की गति कम कर दी और कुछ दूरी पर ही ट्रेन को रोक दिया गया। हाथियों के चले जाने तक लगभग आधा घंटा ट्रेन पटरी पर खड़ी रही। चक्रधरपुर रेल मंडल में पिछले दिनों हाथियों के झुंड देखे गए थे, आपको बता दें, जिसके कारण ट्रेनों की गति कम की गई और परिचालन प्रभावित हुआ था। तो चक्रधरपुर रेल मंडल में हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के सामने अचानक हाथी आ गए और 2 लोको पायलट की तत्परता से हादसा होते होते रह गया है। हाथियों की जान हालांकि बच गई है। जानकारी के मुताबिक खड़गपुर रेल मंडल के कलाईकुंडा सरडीहा रेलखंड पर लगभग 12 से 15 हाथी अचानक से ट्रैक पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन हादसा होते होते टल गया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, देखिए, हाथी लगातार आतंक मचा रहे हैं, रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं, ट्रेन की पटरियों पर पहुंच रहे हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा जो परिचालन है वो भी देखिए प्रभावित नजर आ रहा है। क्या पहले से कोई जानकारी नहीं थी कि हाथी का इधर चहल पहल है और हाथी आ सकते हैं, उसके लेके पहले कोई सावधानी बरती जा रही हो? देखिए, हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग जो है उसमें चक्रधरपुर खड़गपुर इस रेलखंड रेल मंडल क्षेत्र में अक्सर रेलवे ट्रैक के आसपास हाथियों का जो जंगल क्षेत्र पड़ता है उसमें मूवमेंट होते रहता है। वन विभाग और रेलवे के अधिकारी इस पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं, सतर्कता बरतते रहते हैं, लेकिन रात के समय कभी कभी अचानक हाथियों का मूवमेंट रेलवे ट्रैक की ओर हो जाता है और इस दौरान ट्रेनों के सामने भी वो कभी कभी आ जाते हैं और इस दौरान हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। रेलवे और वन विभाग सतर्कता जरूर बरतती है हमेशा, लेकिन अचानक कभी कभी हाथियों का झुंड जब ट्रैक पर आ जाता है तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जिसका परिचालन बाधित हुआ है हाथियों के झुंड की वजह से? रात के समय बाधित हुआ था, लेकिन उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद जब हाथियों का मूवमेंट रेलवे ट्रैक से दूर की ओर हो गया, उसके बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया। लेकिन ओडिशा और झारखंड के क्षेत्र में या बंगाल और झारखंड के बीच के जो खड़गपुर का जो इलाका है, इस क्षेत्र में अक्सर हाथियों का मूवमेंट रेलवे ट्रैक की ओर होते रहता है, या हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर जब पार करते हैं तो हाथियों ट्रैक से होकर पार करते हैं। तो इस दौरान कई बार कुछ इलाकों में हादसे भी हुए हैं और हाथियों को ट्रेन से टकराव से बचाने के लिए रेल विभाग द्वारा तमाम तकनीक भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण कभी कभी ट्रेन परिचालन बाधित होता है। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से हाथियों ने सुदूरवर्ती जंगल से सटे गांव बोगतेल में किसानों के खेत में लगी सब्जियों को रौंद दिया है। हालांकि ग्रामीणों ने टॉर्च जला करके और शोर मचाकर जंगली हाथियों को जंगल से दूर भगाया। ग्रामीण वन विभाग से मुआवजे की अब मांग कर रहे हैं। तो खूंटी से आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार हाथी जो है वो उत्पात मचाता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की फसलों को हाथियों ने रौंद दिया, जिसके बाद किसान वहां पर पहुंचे, उन्होंने हाथियों को भगाया है और वन विभाग से लगातार ये मांग की जा रही है कि हाथियों पर काबू पाया जाए ताकि वो लोग भी सुकून से रह सकें।
चलिए अब आपको झारखंड की सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। और देखिए, झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में तैयारी पूरी कर ली गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने इसकी घोषणा होने की संभावना भी है, जिसको लेकर के सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने एसआईआर को सही बताते हुए कहा है कि भले ही जेएमएम कांग्रेस इसका विरोध कर रही हो, मगर हर हाल में यह संपन्न होगा और अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता बाहर भेजने का काम करेगा। जेएमएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एसआईआर के जरिए लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया। किस तरीके से बदली है। संथाल परगना में 1951 की जनगणना थी और 211 की जनगणना के बीच में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई, 16% घट गई और मुसलमानों की जो जनसंख्या इसी कालखंड में 9% से बढ़कर 23% हो गई, यानी 14% बढ़ गई। तो ये बिना घुसपैठ के संभव नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है एसआईआर के जरिए इन घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा। देखिए, एसआईआर बिहार में भी हुआ, बंगाल में भी करीब करीब हो चला है। जो मंशा है केंद्र सरकार की चुनाव आयोग के माध्यम से हम वोटों का जो वोटरों का इलेक्टोरल रोल होता है उसमें से नाम को काटा जाए, वैसे वोटरों का जो भाजपा को वोट नहीं करते। ये प्रयास झारखंड में भी की जा सकती है और की जाएगी। हम लोगों को पूरा जैसा लगता है अभी तक हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद रहेंगे हर बूथ पर। देखिए, असम विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर थम गया। अब सवाल यह है कि चाय बागान वाले असम में 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में किस राजनीतिक दल की खुशबू महकेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जेएमएम ने इस चुनाव प्रचार में अपने प्रचार और मौजूदगी के जरिए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हालांकि रिजल्ट में यह कितना तब्दील होगा, इस पर सभी की नजर है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम चुनाव में होगा आर पार, 18 सीट पर जेएमएम का दम, हिमंत के खिलाफ हेमंत की हुंकार, सभा से रोकने के आरोप पर संग्राम। असम विधानसभा के चुनाव के आईने में इस बार झारखंड की भी छवि साफ दिख रही है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एक्टिव मोड में थे, तो इस बार 2026 के असम चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन ने भी चुनावी दौरे से हिसाब किताब बराबर कर लिया। हेमंत के प्रचार के बाद भी झारखंड में सरकार बनाने से बीजेपी चूक गई थी, लेकिन असम में जेएमएम किस भूमिका में होगा, इस पर सबकी नजर है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट पर सियासत गर्म हो गई, जिस पर उन्होंने लिखा था कि पीएम के कार्यक्रम के कारण उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद मोबाइल फोन के जरिए ही उन्होंने रोंगो नदी और चाबुआ की जनता को संबोधित किया। असम की धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कदम रखा है और इसमें जय भारत पार्टी और आशा के लोगों ने मिलकर आज यहाँ के आदिवासी किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। वहीं रविवार को कल्पना सोरेन को भी सभा की अनुमति नहीं मिलने का मामला सामने आया। इस पर जेएमएम के तेवर कड़े दिख रहे हैं। चुनाव तो पहले भी हुआ होगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय पहले भी चुनाव प्रचार किए होंगे, लेकिन चाय बागान में आदिवासी श्रमिकों के बीच पहली बार जाने को मजबूर हुए। ये ताकत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ये ताकत है हेमंत सोरेन की। असम में जेएमएम का मुख्य जोर टी ट्राइब्स पर है। उन्हें एसटी का दर्जा दिलाने और मजदूरी के साथ बुनियादी सुविधा के नाम पर एकजुट करने की कोशिश की गई है। जेएमएम और हेमंत के निशाने पर करीब 90 लाख की आबादी है। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने तंज कसते हुए पलटवार किया है, तो कांग्रेस ने भी किसी भी पार्टी के नेता को रोकने पर नाराजगी जताई है। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जेएमएम की गंभीर दावेदारी पर सवालिया निशान जरूर उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के 2-3 दिन की सभाओं में या कल्पना जी की 2-3 दिन से सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही है। 100-200 लोग जुट रहे हैं, उसके बाद फिर ये सभा कैंसिल हो जा रही है और मुख्यमंत्री जी अब इसको नया एंगल दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे या उनके दल से आग्रह करेंगे कि जो उनको रद्द करने की लिखित सूचना दी गई, जरा उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें, बहाने ना बनाएं। शासन को चाहिए कि ऐसी समय निर्धारित करे, ऐसी व्यवस्था बनाए
कि सभी राजनीतिक दल को समान रूप से अधिकार मिल सके और निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। एनडीए की सरकार बनती है या महाजोट इंडिया ब्लॉक की बनती है तो उस समय इनके विधायकों का क्या रोल रहेगा। अगर थोड़े 2, 4, 10 भी विधायक इनके जीत जाते हैं तो यह हेमंत सोरेन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। झारखंड के बाहर जेएमएम को मजबूत करने और आदिवासियों के नेशनल लीडर के तौर पर उभरने में सीएम हेमंत सोरेन जुटे हैं। असम चुनाव में आदिवासियों के भरोसे उन्होंने चुनावी ताल भी ठोकी है। असम के चाय बागानों की जो खुशबू है, उस खुशबू में किस राजनीतिक दल की ताकत महसूस की जाएगी, यह 4 मई को पता चलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। देखिए, हेमंत सोरेन के असम दौरे को लेकर के सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा है कि हेमंत सोरेन टूरिस्ट के रूप में घूमने गए थे। यहां से जो लोग वहां गए उनको विकास दिखाई नहीं दिया होगा और वो सिर्फ घूमने गए हैं और चाय बागान देखने गए हैं। विकास उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गीता कोड़ा ने यह भी कहा कि बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। वहां के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के जिस तरीके से काम किया है, जनता उनको वोट के माध्यम से फिर से सत्ता में वापस लाएगी। एज ए टूरिस्ट गए थे, मुझे ऐसा लगता है घूमने फिरने के लिए, चाय बागान देखने के लिए लोग गए और घूम करके आए, लेकिन उनको वहाँ का विकास देख करके आना चाहिए क्योंकि झारखंड विकास के लिए तरस रहा है। जो झारखंड में जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आज उसके लिए भी लोग तरस रहे हैं। स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़क पर गड्ढे भर गए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है। बैरकपुर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी राज्य में क्लीन स्वीप करेगी और उन्होंने बंगाल की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को भी याद किया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। और क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। देना चाहिए। माननीय मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा है कि मेरे एक भी नागरिक को यदि परेशानी हुई तो हम पाकिस्तान को जो है मटिया मेट कर देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ममता जी के कहने पर ही इस तरह के बयान जो है ख्वाजा अहमद ने दिए होंगे, क्योंकि बांग्लादेशी आसिफ ने नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है ये बड़ा मुद्दा है और बांग्लादेशी घुसपैठिया के वोट पर ही तृणमूल कांग्रेस खड़ी है। तो उसको कवर देने के लिए पाकिस्तान के किसी मंत्री से उन्होंने जवाब दिला दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रांची विश्वविद्यालय की बदहाली को लेकर के एनएसयूआई के तेवर अब कड़े नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने रांची विश्वविद्यालय की जर्जर व्यवस्था पर गहरा रोष जताया है। उन्होंने कहा है कि स्थायी कुलपति की कमी, सत्र की भारी देरी और 80% शिक्षकों के पद खाली होने से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। विनय उरांव ने 11 ज्वलंत समस्याओं का समाधान जल्द नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने यह पहल किया है, उनकी जो समस्या है और इसको लेकर के हम लोग कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को, राज्यपाल को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग रांची विश्वविद्यालय के प्रशासन और राज्यपाल महोदय को हम लोग अल्टीमेटम ज्ञापन देंगे और उसके बाद में 13 तारीख को हम लोग का पूरे राज्य स्तर पर बृहद हम लोग का ये आंदोलन, छात्र आक्रोश आंदोलन होगा, जो कि विश्वविद्यालय के सभी हम लोग को धरना देना है। बोकारो में वित्त अनुशासन को लेकर के प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अजय नाथ झा ने समाहरणालय सभागार में सभी डीडीओ के साथ बैठक की है और ये कहा है कि 1 पैसे की भी गलत निकासी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग की और सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उसमें मैंने स्पष्ट किया सबसे पहली बात कि 2023-24 से लेकर 25-26 तक 3 वित्तीय वर्षों में स्थापना मद में जो निकासी हुई है, जो सैलरी हेड में निकासी हुई है, वो स्पष्ट रूप से वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि कोषागार संहिता का जो हमारा 167 है और परिशिष्ट 20 है, उसके अंतर्गत वो सारी निकासी हुई है अथवा नहीं, वो एक सर्टिफिकेट देंगे। उनका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरांत ही वो कोई नया बिल समर्पित कर पाए। और वक्त